कंसेप्ट्स हैं उसको थ्रू व्हाइट बोर्ड भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में वो एक रिसोर्स मैनेजर है, और इसका जो मैंडेट है वो ये है कि इट हैज़ टू मैनेज द रिसोर्सेज इन एफिशिएंट मैनर, एंड ऑल द इंटरनल हैपनिंग्स इनसाइड द कंप्यूटर is not known to us. Why? Because there is operating system which is taking care of everything on our behalf. तो हम ये नहीं जानते कि कैसे मैनेज हो रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ। और इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताया था कि एज ए रिसोर्स मैनेजर वो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है, और रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि सीपीयू या जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं उसको मैनेज करना, उसके अलावा जो है मेमोरी को मैनेज करना। जब हम मेमोरी कहते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मेमोरी आ जाती हैं। ये उसको इंश्योर करना होता है कि अगर कोई मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट है और कई लोगों के प्रोग्राम जो हैं सेम मेमोरी में जा रहे हैं, तो operating system has to ensure the boundaries of everybody, so that the program sent by one person should not move into the area of another person in the RAM। तो ये सब जो है ये ओएस का जॉब है। उसके अलावा जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो भी वही मैनेज करता है। वी ऑल नो दैट कि व्हेन वी आर मेकिंग यूज ऑफ एनी एक्स्ट्रा हार्डवेयर, it's a plug and play type, but you know that ki there are some automatic drivers which are already embedded in the Windows, and when we connect, it is automatically installed. In some of the cases, you need drivers externally, so you have to have a CD that you have to insert in the system in order to make that device usable. तो ये सारी जो चीजें हैं दैट आल्सो कम्स अंडर द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अलावा जो हम इंफॉर्मेशन मैनेज करते हैं वो एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इंफॉर्मेशन से ही जो है आपकी जो फाइल्स हैं या जो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे के सारे ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम से ही मैनेज होते हैं। तो इसमें इनको जो जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं इसको जो हम स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क पे, तो हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज गेटिंग स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क, so this all comes under the functionality of operating system। फिर ये जो हम व्हाइट बोर्ड आपसे शेयर कर रहे हैं इसमें मैंने कुछ चीज़ें बना रखी हैं, जैसे कि डायग्रामेटिकली शो किया है कि यहाँ पे दो ऑर्बिटल सर्किट्स हैं, सर्कल्स हैं, और इसमें मल्टीपल ऑर्बिट्स हैं। जैसे कि आप पहले वाले डायग्राम को अगर देखें, यहाँ पे जो डॉस वाला है, तो यहाँ पे वी हैव शोन दैट कि वी आर हैविंग हार्डवेयर, and then above that we are having kernel, and then above that we are having shell। So yesterday also I told you that kernel is the core of operating system, so it is the kernel which basically has access of computer hardware। So there are many machine language routines which are the part of kernel, and they are actually executed and they have the access of hardware, तो वो hardware को access कर सकते हैं। शेल जो है इज प्राइमरली मींस ऑफ कनेक्टिंग यू टू द कर्नल, वो कर्नल से आपको कनेक्ट करने के काम आता है। तो अगर हम सपोज कोई, जैसे इफ वी विश टू वर्क एज ए यूजर, सो वी हैव टू वर्क ओवर हियर, हमें यहाँ पे काम करना होगा। और जैसे आप जानते हैं कि वी मे बी हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट, अगर हम विंडो से कमांड मोड में जा रहे हैं तो वी यूज टू टाइप अवर कमांड्स हियर। सो टाइपिंग कमांड्स हियर मींस सबमिटिंग दैट कमांड ओवर हियर एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो दिस प्रॉम्प्ट वी आर गेटिंग ओनली बिकॉज ऑफ शेल। तो अगर ये शेल नहीं होता तो we are unable to get the prompt, and if we are not getting the prompt, so where we can submit the command? So commands are always submitted on the command line, or we may be having a GUI type of thing where we are having different icons, so that is another way of showing the capability of shell, क्योंकि ये GUI भी आपका shell की तरह ही है, ये shell का ही part है। और इसमें क्या है कि when we are clicking on a particular icon, so the command behind that icon is executed and that particular package is started, ठीक है। तो उसमें we all know that कि we are playing through different icons which are the part of desktop, but this is also because of shell only। So you can understand कि we are having interactive feature only because we are interacting with shell। So this is the first place where we are submitting any command। जब हम कोई कमांड सबमिट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ट्राइड अ कमांड कॉल्ड dir। अगर आप कमांड मोड में हैं विंडोज के, तो इन ऑर्डर टू सी द डायरेक्टरी ऑफ करेंट डायरेक्टरी, आप उसमें dir कमांड देते हैं। और अगर आप GUI में हैं तो देन यू नो दैट कि यू आर क्लिकिंग द आइकन करस्पॉन्डिंग टू दैट डायरेक्टरी विच इज नॉर्मली रेफर टू एज फोल्डर इन केस ऑफ विंडोज। तो वी गेट द इनसाइड लुक ऑफ दैट फोल्डर एंड वी गेट what is there inside that folder, that is also displayed on the desktop in the form of icons।
or if you have chosen the listed view of all those files and directories, तो आपको उस फॉर्म में दिखाई दे जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जिनको हम फोल्डर कहते हैं वही डायरेक्टरी हैं। तो इसलिए ये जो dir आप कमांड सबमिट करते हैं, दिस यू आर सबमिटिंग टू शेल। तो जैसे अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे इफ आई एम सबमिटिंग दिस कमांड dir, और जब हम प्रेस एंटर करते हैं तो यहाँ पे वी गेट द लिस्ट ऑफ ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज विच आर लाइंग इनसाइड दिस डायरेक्टरी C:। ठीक है, तो वो सारी की सारी लिस्ट हो जाती हैं। तो कोई भी कमांड हम जो देते हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट पे देते हैं, और GUI के केस में हम एक आइकन क्लिक करते हैं और जो बिहाइंड द आइकन कमांड होती है दैट इज एग्जीक्यूटेड। तो शेल आपको कर्नल से कनेक्ट करता है, और उसके बाद जो हम कमांड हमने दी है अगर वो करेक्टली स्पेल्ड है, अगर उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो शेल विल डिकोड दैट कमांड एंड इट विल ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट आर द मशीन लैंग्वेज रूटीन्स which must be executed for successful execution of this dir command। तो उन मशीन लैंग्वेज रूटीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बात इट इज मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू कर्नल कि टू एग्जीक्यूट दोज मशीन लैंग्वेज रूटीन्स which are basically required for successful execution of this dir command। तो कर्नल क्या करेगा, फिर वो मशीन लैंग्वेज रूटीन जो इसका पार्ट है वो एग्जीक्यूट करेगा उनको, और वो सिंस दोज मशीन लैंग्वेज रूटीन्स आर हैविंग एक्सेस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, तो आपकी कमांड जो है प्रैक्टिकली हार्डवेयर के ऊपर परफॉर्म हो जाएगी। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि व्हेन वी सबमिट एनी कमांड, द कमांड इज पासिंग थ्रू डिफरेंट लेयर्स। सो द आउटर मोस्ट लेयर विच इज बेसिकली अवेलेबल टू अस where we are finding the system interactive is basically shell। तो हम shell, hello, is there any problem? अबे भाई तुमसे पूछना था कि हमारी आवाज तो नहीं जा रही बता दे, सिस्टम में पता भी नहीं चल रहा भाई। कन्हैया तुम प्लीज म्यूट योर, सर की तो आवाज आ रही है लेकिन हमारी शायद जा रही है। आपकी आवाज की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, लिसन, आपकी आवाज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वी ऑल आर लिसनिंग टू यू। ठीक है, आप म्यूट करके बैठे प्लीज, अदरवाइज हम यहाँ पे अनम्यूट कर देंगे। हम म्यूट कर देंगे यहाँ से। हम म्यूट इसलिए नहीं कर रहे हैं आपको क्योंकि हमें लगता है कि इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम सो दैट यू कैन शेयर विद मी थ्रू योर माइक्रोफोन, so that is why I am not muting everybody, otherwise I am having this option that I can mute the entire class, only I can speak। तो please be disciplined, और आप इसको आइडेंटिफाई करें कि अगर आपको कुछ कहना हो तो you have the point to raise। ठीक है, तो अब ये डॉस के अंदर जो है हम लोगों ने जो ये स्ट्रक्चर बताया, अब इसमें इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ डॉस, तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और you should understand that the first operating system which was actually introduced to us was Unix, और ये 1970s का है। When I say that the first operating system, I am not going into the loosely coupled history of operating systems। इससे पहले भी रहे हैं, लेकिन जो फुल फ्लेज जिसको हम जानते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है which is considered to be ancestor of all the operating systems, वो यूनिक्स है। It was a development of 1970s, और ये जो हम लोग जानते हैं जैसे सी के जो डेवलपर हैं केन थॉमसन, डेनिस रिची, वो इसमें इन्वॉल्व थे। और जब उन्होंने यूनिक्स को बनाया तो उनको लगा कि इसको हम सी में भी लिख सकते हैं, बिकॉज इवेंचुअली दे डेवलप्ड सी लैंग्वेज आल्सो। सो देन दे रीरोट द यूनिक्स व्हाट एवर पोर्शन दे कंप्लीटेड टिल दैट पॉइंट। तो इनिशियली जो इनिशियल पोर्शन था दैट दे डेवलप्ड इन असेंबली लैंग्वेज, बट लेटर ऑन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सी दे री रोट दैट पोर्शन विच दे हैव ऑलरेडी रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, और फिर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने जो है सी में लिख दिया। और उससे फायदा ये हुआ कि ये पोर्टेबल हो गया। जब हमें कहते हैं कि राइटिंग प्रोग्राम इन सी हैज मेड दैट प्रोग्राम पोर्टेबल, तो इसका मतलब यही होता है कि मान लीजिए हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाए हैं और करीबन 25,000 सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किए हैं और सबके सब सी लैंग्वेज में हैं, एंड वी मे बी हैविंग अ हार्डवेयर, ऐसे यू आर हैविंग हार्डवेयर ऑफ टाइप ए, तो आपके पास एक कंपाइलर है which is translating those C language programs into machine language, and that machine language is the language of that hardware which is of type A जो हमें अवेलेबल है। तो हमने उसके कंपैटिबिलिटी के हिसाब से एक कंपाइलर बनाया है जो C लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन ए की लैंग्वेज में कन्वर्ट, टाइप ए मशीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। अब इसके बाद सपोज एक कोई टाइप बी की मशीन मार्केट में आ जाती है, सो दैट इज हैविंग अ डिफरेंट हार्डवेयर आर्किटेक्चर। सो ऑब्वियसली सी के प्रोग्राम जो आपने पहले कन्वर्ट किए हैं मशीन लैंग्वेज में, जो टाइप ए मशीन की मशीन लैंग्वेज में है, सो दोज प्रोग्राम्स कैन नॉट बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड ऑन टाइप बी मशीन। रीजन बीइंग कि टाइप बी मशीन इज हैविंग अ डिफरेंट मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस।
तो इसलिए व्हाट वी नीड टू डू इज कि वी नीड टू डेवलप अ कंपाइलर जो, और ये सारे के सारे सी प्रोग्राम जो 20-25 हजार आपके पास हैं, ठीक है, इन सबको आपको रिकम्पाइल करके और टाइप बी की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट पर्पज यू नीड ओनली वन कंपाइलर। इसका मतलब है हमारा फोकस क्या रहेगा कि अगर कोई हार्डवेयर नया आता है तो वी हैव टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसलेटर्स, so that all the existing softwares which are available at that time, they must be safely translated to the machine language of this new hardware architecture. तो इसलिए अगर आप ये सोचें कि we may be having millions of software, but if you imagine that all these software are only C language programs, तो आपको केवल यही तो एफर्ट करना है कि with introduction of new hardware in the market, you have to develop a compiler, and that compiler should be used to translate all the millions of copies of C programs to machine language of newly introduced hardware, ठीक है। तो इसलिए हम जब भी नया कोई आर्किटेक्चर आता है मार्केट में, तो हमारा अगर उसमें पिछले वाले से बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है, तो उस केस में हमें उसका जो है कंपाइलर्स या उसके ट्रांसलेटर्स फिर से डेवलप करने पड़ेंगे, और जितने भी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हैं उनको हम उन ट्रांसलेटर की सहायता से फिर से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दिस इज अ great flexibility, because of that only it is possible that suppose if I am having a Unix written in C language and I am running it right now on a Motorola system which is having a totally different architecture in the microprocessor, and it has a different set of machine language instructions. तो मैंने अपने प्रोग्राम को जो है यूनिक्स को जो है सी में डेवलप किया, और उसके बाद उस जो मोटोरोला सिस्टम का कंपैटिबल जो कंपाइलर है उसकी सहायता से इसको कंपाइल करके इसका मशीन लैंग्वेज वर्जन बनाया, और फिर ये सारे मोटोरोला सिस्टम पे चलने लगा। अभी मार्केट में सपोज कोई IBM का एक नया आर्किटेक्चर आ गया विच इज टोटली डिफरेंट देन मोटोरोला, सो ऑब्वियसली माय मशीन लैंग्वेज वर्जन ऑफ यूनिक्स विल नॉट रन on that in IBM system. Why? Because the architecture which followed in compilation of that Unix which was written in C language, तो वो आर्किटेक्चर मोटोरोला का था। अभी आपका आर्किटेक्चर डिफरेंट हो गया, तो यू हैव टू हैव अ डिफरेंट कंपाइलर विच अंडरस्टैंड सी लैंग्वेज एज वेल एज द मशीन लैंग्वेज ऑफ IBM मशीन। और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, यूनिक्स के जो सोर्स कोड है उसको फिर से रिकम्पाइल करेंगे on IBM machine so that we can generate a compatible machine language version of Unix. So this is making Unix totally portable, because then with every new hardware you have to simply devote some time to develop the translator compatible to that hardware, and then Unix you can recompile that Unix on the new platform, and you can get the machine language version of the Unix operating system. तो ये एक पोर्टेबिलिटी का कंसेप्ट है। अगर आप असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं तो पोर्टेबिलिटी आना मुश्किल है, और मशीन लैंग्वेज में तो लिखते हैं डायरेक्टली तो बहुत ही मुश्किल है। अगर असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं तो देन वी नीड असेंबलर, और क्रॉस असेंबलर चाहिए होता है। और आई सपोज कि शायद आपको ये पता हो कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग अगर हम करते हैं तो राइटिंग प्रोग्राम जो है दैट बिकम्स ईजियर देन मशीन लैंग्वेज, बट योर प्रोग्राम रिमेन्स नॉन पोर्टेबल। क्योंकि ये वैसे ही है जैसे कि अगर कोई आपने प्रोग्राम लिखा है असेंबली लैंग्वेज में, और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, इट इज द combination of various mnemonics or abbreviations, and what are those abbreviations? Every abbreviation corresponds to one machine language instruction. तो if I am asking you to write the program, और आपसे मैं कहूँ कि 0100 जो है वो एडिशन के लिए है, 0 याद रखना बड़ा मुश्किल है कि अगर हमें एडिशन करना है तो हम 0101 लिखेंगे, और अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो 0111 लिखेंगे, तब वो सब्ट्रैक्शन होगा। तो अगर हमसे कोई कहता है कि मशीन लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखें तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सारे पैटर्न जो हैं बाइनरी ये आपको जानने होंगे, और हर एक मशीन का एक अपना फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। जैसे कि अगर आप माइक्रो प्रोसेसर को देखें तो 8085 में जो है 72 से लेके आई सपोज 80 तक का कुछ जो है उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो आप कोई भी प्रोग्राम लिखें, लेकिन आपके जो प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स हैं वो उन्हीं 72 या 80 में से ही होने चाहिए। जैसे अगर हम लोगों को सी पढ़ाई जाती है तो, या C++ पढ़ाई जाती है, तो यू नो दैट कि सी इन सी आउट ये सब हम यूज करते हैं। लेकिन जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो एक ही बार थोड़ी सी इन का यूज करते हैं, मल्टीपल टाइम्स यू आर मेकिंग यूज ऑफ दैट सी इन। हिंदी की ग्रामर जो होती है वो उसका एक फिक्स सेट है, आ से लेके ज्ञा तक, लेकिन जब हम शब्द बोलते हैं तो वही ग्रामर जो है वो पता नहीं कितने बड़े बड़े पैराग्राफ में यूज होती है। तो इसलिए हम कोई भी लैंग्वेज में अगर प्रोग्रामिंग करते हैं तो फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही यूज करते हैं। ऐसे ही हर कंप्यूटर हार्डवेयर की एक अपनी फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं,
जिसमें उस प्रोग्राम को वो केवल वही समझता है। अब ये बात अलग है कि उन्हीं 72 इंस्ट्रक्शंस को आपने मल्टीपल टाइम्स यूज किया फॉर डिफरेंट पर्पस, ठीक है। तो अगर हम कोई प्रोग्राम ऐसा लिखते हैं जो मशीन लैंग्वेज में है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट द प्रोग्राम, बिकॉज देन आपको उस मशीन का जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका कंप्लीट आर्किटेक्चर मालूम होना चाहिए, उसके सारे इंस्ट्रक्शंस का सिंटेक्स मालूम होना चाहिए, उसके बाद ही आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ईज आ गई जब ये सोचा गया कि बजाय इन पैटर्न्स को बाइनरी में लिखने के, इट इज बेटर दैट वी कैन एब्रीविएट देम। जैसे इफ आई नो दैट कि 0101 इज मेंट फॉर एडिशन, सो आई कैन एब्रीविएट 0101 एज ए डबल एड, उसका नाम हमने ऐड रख दिया। ऐसे ही 0111 का नाम हमने सब रख दिया, सब्ट्रैक्ट। तो इससे हमें थोड़ा ईज हो गया, और हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हमने इन्हीं निमोनिक्स को यूज करके प्रोग्राम लिख लिया। अब आपका प्रोग्राम तो लिख गया, लेकिन अब इस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, देन ओनली इट इज पॉसिबल दैट दिस प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड। तो आपने अभी जो ऐड और सब को यूज करके प्रोग्राम लिखा है, दैट इज द प्रोग्राम रिटन विद द यूज ऑफ एब्रीविएशंस और निमोनिक्स, ठीक है। और इन इन इस प्रोग्राम को हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कहेंगे। और उसके बाद हमें या तो लैब इंस्ट्रक्टर को एक मैनुअल देंगे जिसमें हर एक एब्रीविएशन का करस्पॉन्डिंग बाइनरी पैटर्न लिखा होता है। तो फिर हम क्या करेंगे कि उस बाइनरी पैटर्न हम हमारे प्रोग्राम में अगर 5 बार ऐड लिखा है, तो हर ऐड के सामने हम लिख देंगे 0101। सो नाउ only feeding time you have difficulty of typing the program, because in machine language you are feeding the data, but otherwise writing has become somewhat easier, because now we are making use of some logical statements like add stands for addition, sub stands for subtraction, because it was very difficult to remember that 0101 is for addition and 0111 is for subtraction. तो आपको सहूलियत लिखने की हो गई, लेकिन आपका प्रोग्राम जो है वो अभी भी नॉन पोर्टेबल है। व्हाई इट इज नॉन पोर्टेबल? क्योंकि जो 0101 है वो एडिशन हो सकता है किसी एक टाइप के माइक्रो प्रोसेसर के लिए, फॉर एग्जांपल 8085 के लिए, लेकिन अगर आपका माइक्रो प्रोसेसर बदल के मोटोरोला का 68000 हो गया, तो उसमें ये वाला स्टेटमेंट 0101 नहीं चलेगा। प्रॉब्ली फॉर एडिशन ऑन मोटोरोला सिस्टम वी मे बी हैविंग अ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट बाइनरी पैटर्न, मे बी 5 times 1 इज मेंट फॉर एडिशन ऑन मोटोरोला सिस्टम। तो ऑब्वियसली आपने जो प्रोग्राम पहले लिखा है असेंबली लैंग्वेज में, आपने ऐड जो है एब्रीविएशन दिया था 0101 को, तो वो अब यहाँ पे ऐड नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ तो 0 और 5 times 1 जो है एडिशन है। तो इसलिए ये हर एक माइक्रो प्रोसेसर की अपनी एक मशीन लैंग्वेज होती है, एक अपना फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, और आपको कोई भी प्रोग्राम जो है वो उसकी ही लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। तो I suppose now you understand कि why machine language and assembly language they are non-portable, और C वगैरह जो है, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, दे आर पोर्टेबल, क्योंकि आपको केवल ट्रांसलेटर की जरूरत होती है और आप किसी भी हार्डवेयर में, नए हार्डवेयर में आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो और प्रोग्राम राइटिंग इन हाई लेवल लैंग्वेज इज डैम इजी, आपको हार्डवेयर जानने की जरूरत नहीं है। यू आर टोटली इंसुलेटेड फ्रॉम इंटरनल हैपनिंग्स ऑफ द सिस्टम, कि उसके अंदर आर्किटेक्चर क्या है, कितने उसके अंदर रजिस्टर्स हैं, जो कि असेंबली लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में बहुत आपको जरूरत होती है कि आप पूरा आर्किटेक्चर पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर का, देन ओनली यू विल बी इन पोजीशन टू राइट द प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो उसमें नॉन पोर्टेबिलिटी होती है, राइटिंग ऑफ प्रोग्राम इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ असेंबली और मशीन। लेकिन फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि तो प्रोग्राम यूज टू बी वेरी फास्ट, क्योंकि आपने जब उसको फीड किया तो मशीन लैंग्वेज में डायरेक्ट किया है, कोई ओवरहेड नहीं है फॉर ट्रांसलेशन ऑफ दैट प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, so it is very fast. So in our times when we used to do the projects especially related to hardware, we used to write the program in assembly language for controlling the traffic, जो आपकी रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट होती है, उसके लिए we can write customized programs in assembly language, and once they are written, then we can translate them into machine language. We can store them permanently in some EEPROM type of chip, and we can cause that program to execute repeatedly so that we can control the traffic and there will not be any delay in execution of that. तो आज आप देखते हैं कि बहुत सारे डिवाइसेस आती हैं, जो वॉशिंग मशीन्स आती हैं, उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर फिट होता है, उसमें भी प्री उसका जो है डिफाइंड प्रोग्राम्स होते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं और मशीन को कंट्रोल करते हैं। सो फॉर दैट पर्पस वी आर स्टिल मेकिंग यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग, बट अदरवाइज बाय एंड लार्ज व्हेन वी आर कमिंग टू द डेवलपमेंट साइड एंड सॉफ्टवेयर जब डेवलप करते हैं, तो वी आर स्टिक टू हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जैसे C++, जावा जो वेब ओरिएंटेड है, इन सबको यूज करते हैं। बहरहाल जो ये यूनिक्स है इज कंसीडर्ड टू बी एंसेस्टर ऑफ ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और इसी के बाद से ये कंसेप्ट इमर्ज हुआ था, क्योंकि यूनिक्स हैज द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टरी एंड फाइल्स,
और इसमें जो इन सारी डायरेक्टरीज और फाइल्स को अरेंज करने के लिए वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर दैट यू मस्ट हैव स्टडीड इन डेटा स्ट्रक्चर आल्सो, कि वहाँ नोड होता है, उसमें फिर फर्दर ब्रांचिंग होती है अलग अलग। तो यहाँ पे जो टॉप मोस्ट है इसको तो हम कहते हैं कि ये रूट डायरेक्टरी है, और उसके अंदर यहाँ पे एक डायरेक्टरी जिसमें फर्दर कुछ और स्टोर होगा, यहाँ पे एक डायरेक्टरी जिसमें फर्दर कुछ और होगा। तो किसी भी डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरीज हो सकती हैं, फाइल्स हो सकती हैं। तो ये जो आर्किटेक्चर है इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर का, दिस वाज टेकन फ्रॉम यूनिक्स एंड सो फॉर वट एवर ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर यूजिंग, ठीक है, इरिस्पेक्ट टू द टाइप, एवरीवेयर वी आर मेकिंग यूज ऑफ दिस कंसेप्ट कि वी आर हैविंग द इंटायर फाइल सिस्टम, ठीक है, कंसीडर एज इफ इट्स अ इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर वेयर रूट इज ऑलवेज ऑन टॉप। क्योंकि नॉर्मली ट्री में क्या होता है, रूट इज ऑलवेज इन द ग्राउंड, लेकिन अभी क्या है कि ये इन्वर्टेड है, रूट इज ऑलवेज ऑन टॉप एंड देन वी आर हैविंग फर्दर ब्रांचेस, तो एक उल्टे पेड़ की तरह है। तो यहाँ पे यूनिक्स जो था वो केन थॉमसन और डेनिस रिची इन सब लोगों ने बनाया था, बट दैट टाइम सिस्टम यूज्ड टू बी वेरी कॉस्टली, so Unix was confined to very few research organizations and defense organizations of USA. It was not available to common people, क्योंकि जिस टाइप के कंप्यूटर्स पे चलाना होता था वो लाखों डॉलर्स के होते थे, तो उतना कॉमन रीच में नहीं था। बाद में जब 80s में क्या हुआ कि IBM ने इंटेल के साथ और माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया टू कैप्चर द मार्केट ऑफ मैकिन्टोशेस। मैकिन्टोशेस जो सिस्टम है वो एप्पल के सिस्टम्स हैं, और उसमें पहले से ही जो है GUI आता था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो उसका बेस्ट पार्ट ये था कि उनको जो है सिस्टम में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की फॉर्मल स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, जैसे आजकल हम विंडोज में करते हैं, किसी भी आइकन को क्लिक करके जो है ऑपरेशन कर लेते हैं, वैसे उसमें था। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि विद द एडवांसमेंट इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी द रेट्स केम डाउन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और उससे इट बिकेम पॉसिबल दैट वी कैन हैव अ पर पीसी टाइप ऑफ थिंग टू बी अफोर्डेड बाय द कॉमन पीपल। तो हम लोगों ने जो है पीसी या पर्सनल कंप्यूटर सेगमेंट को देखा, और उसमें क्योंकि वो सिंगल यूजर मोड में और सिंगल यूजर के लिए बनाया गया था, तो इसलिए उसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से डिजाइन किया गया जो माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन किया, जिसको हम लोग MS DOS कहते हैं या माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और DOS इसको इसलिए कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज इसके सारे ऑपरेशन इस कंसेप्ट के लिए लिखे गए थे कि दीज ऑपरेशंस आर टू बी कैरीड आउट ओवर द डिस्क, वो डिस्क के ऊपर परफॉर्म होने हैं, इसलिए इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया। तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट था, और माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट था तो ये लाइसेंस था, and one has to pay the money to purchase DOS. यूनिक्स जो डेवलपमेंट हुआ तो ओरिजिनली जैसे बर्कले में हुआ तो बर्कले यूनिक्स उसको कहा गया, लेकिन इसकी लाइसेंसिंग बड़ी स्ट्रिक्ट नहीं थी, कोई रजिस्टर्ड इसका जो ट्रेडमार्क है वो ऐसा नहीं था कि किसी कंपनी की ओनरशिप में आए। तो बहुत लोगों ने यूनिक्स बनाया, तो इसको यूनिक्स भी आया, शांता क्रूज यूनिक्स भी आया, तो बहुत सारे ऐसे नए नए यूनिक्स के वर्जन्स आए। ये डिपेंड करता था मार्केट में कि विच पर्टिकुलर वर्जन इज सुटेबल टू योर पर्पस। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच यूज्ड टू अफोर्ड द कॉस्टली हार्डवेयर। इट वाज नॉट अवेलेबल टू कॉमन पीपल बिकॉज रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम वाज वेरी हाई। और आप इमेजिन कर सकते हैं, जब हम कहते हैं हाई तो इसका मतलब है कि उस जमाने में MBs में अगर रैम है तो वो भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, और उसके लिए लाखों डॉलर खर्च करने पड़ते थे, तो इसलिए हार्डवेयर जो था बहुत स्लो था। तो यूनिक्स जो है वो उतना पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन जब और ये केवल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और डिफेंस तक का सीमित रह गया। बाद में जब ये डॉस आया तो पीसी जो है वो कॉमन पीपल की रेंज में आ गए, और हम लोगों ने डॉस बूटेड सिस्टम लेने शुरू कर दिए। तो इन आवर टाइम्स व्हेन वी वर परसुइंग बीटेक वी यूज्ड टू वर्क ऑन डॉस बूटेड सिस्टम। तो उसमें और आप इमेजिन करिए कि दैट टाइम द सिस्टम वाज कॉस्टिंग अराउंड 80,000 रुपीज। नाउ यू कैन इमेजिन इन अर्ली 90s और लेट 80s spending 80,000 is almost equivalent to spending 6 to 8 lakh rupees at present, क्योंकि उसकी मनी का अगर आप देखें तो इतना डिप्रिसिएशन हुआ है कि उसकी जो 80,000 उस जमाने में तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो इसलिए अब इसमें एक ही पार्ट ये था कि जब IBM ने इसकी देखी कि ये बहुत पॉपुलर हो गया है डॉस और लोग पीसी खरीद रहे हैं, और उसमें जो है कमांड मोड में काम कर रहे हैं, क्योंकि आप शेल से दो ही तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं, या तो कमांड मोड में जहां पे इस टाइप का प्रॉम्प्ट आएगा, और या GUI मोड में जहां इस टाइप का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का डेस्कटॉप आएगा। तो इसलिए जब ये हुआ कि हम क्यों नहीं डेस्कटॉप ऐसा GUI बेस बना लें, क्योंकि मैक सिस्टम जो थे एप्पल के उनमें GUI आता था,
तो देन माइक्रोसॉफ्ट को फिर से IBM और इंटेल सिस्टम ने असाइनमेंट दिया कि आप एक हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाइए जो GUI बेस्ड हो। तो इनिशियली माइक्रोसॉफ्ट हैज डेवलप्ड विंडोज एज ए ओवरले प्रोग्राम। ओवरले प्रोग्राम का मतलब है कि एक बार आपने सिस्टम को जो है इस तरीके से बूट कर लिया, आपको प्रॉम्प्ट मिल गया, फिर आपने जैसे आप टर्बो से स्टार्ट करते हैं वैसे आपने विन टाइप करके विंडोज का प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो आपको अलग से आपके डेस्कटॉप पे GUI मिल गया। तो दैट वाज अ सेपरेट प्रोग्राम। विन जो है वो डॉस के ऊपर माउंट होके चलता था। तो जो इनिशियल वर्जन है विंडोज के 3.11 टाइप के, तो उसमें उस समय जो है अगर उसको या उसके पहले के वर्जन को देखें जो एक आध थे, उसमें विंडोज जो था एक ओवरले प्रोग्राम की तरह था, जिसको हम अलग से चलाते थे एक बार सिस्टम को डॉस से बूट करने के बाद। तो बाद में इवेंचुअली इट बिकेम वेरी पॉपुलर। तो क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट के थे, डॉस भी और विंडोज भी, तो दे हैव मर्ज्ड डॉस इन विंडोज, और उसके साथ ही उन्होंने विंडोज को फुल फ्लेज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। तो अगर आप डॉस को देखें तो डॉस जो है एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, और इसमें वाइट वाज सिंगल यूजर बिकॉज कर्नल के बाद अगर आप देखें तो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है दैट इज अ सिंगल ऑर्बिट कवरिंग द एंटायर कर्नल। तो वन शेल इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट वन पर्सन टू द कर्नल। तो अब यहाँ क्योंकि एक ही शेल है जो पूरा एक आउटर ऑर्बिट है जो कर्नल को एनसर्किल करे हुए है, तो इट इज लेटिंग ओनली वन यूजर टू गेट कनेक्टेड विद द कर्नल। तो इसलिए सिंगल यूजर मोड था, सिंगल यूजर ही इसमें काम कर सकता था। सिंगल टास्किंग का मतलब ये है कि जैसे आज आप विंडोज में काम करते हैं तो इट इज मल्टी टास्किंग। एंड वाई इट इज मल्टी टास्किंग बिकॉज यू नो कि उस केस में व्हेन यू आर डूइंग एनी वर्क ऑन योर डेस्कटॉप, you have started your multimedia player, and you are listening to music also, and you have minimized it, and then you have started MS Word, and there you have given the printing of your seminar report. Now printing is going on, in the meantime you have minimized the MS Word application, and now you are switched to Excel, and there you are preparing the graph. तो इसका मतलब है now none of the jobs out of these three they are completed, because music is also continuously being played on your desktop, and you are listening to music when you are working on that desktop. Second thing, the printing is still going on. Your seminar report may be comprising of total 1000 pages, so it will take obviously time, and in the meantime you are busy in preparing the graph using Excel. तो अब अगर हम it is possible that one person can initiate a number of tasks simultaneously, so we say that it is multitasking. But in DOS it was not possible. Corresponding to MS Word, we used to make use of a package like WordStar that was also meant for typing any report or seminar report, और उसमें वो मेन्यू ड्रिवन था। तो अगर आपने कोई प्रिंटिंग की कमांड दी है तो यू आर नॉट गेटिंग योर सिस्टम taking any further command from your side. As long as printing is not completed, you are not allowed to come out of that package, and neither you are allowed to execute anything else. So that means now you are stick to a single job which is still going on, that is the printing of seminar report. Once the printing is completed, then only your menu becomes active, and now since menu is active, so we have the option of either coming out of that package or we can do any other job. ठीक है, तो एक बार में केवल एक ही टास्क, तो दैट्स व्हाई इट इज सिंगल टास्किंग। विंडोज जो है वो मल्टी टास्किंग है, बिकॉज आपको भी मैंने एग्जांपल बताया कि बहुत सारे जो लोग हैं उसमें बहुत सारे एक ही व्यक्ति जो है बहुत सारा काम जो है इनिशिएट कर सकता है, तो इसलिए मल्टी टास्किंग है। और मल्टी यूजर इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर मल्टीपल यूजर्स जो हैं इफ दे आर एबल टू वर्क और दे आर एबल टू शेयर द रिसोर्सेज, देन वी से कि इज मल्टी यूजर। जैसे विंडोज के नॉट ऑल द वर्जन्स ऑफ विंडोज आर मल्टी यूजर, बट आई सपोज विंडोज 95 ऑनवर्ड्स वी आर हैविंग मल्टी यूजर एबिलिटी। But in true sense, if you wish to realize the multi-user environment, so you have to come to the Unix or Linux. अब उसमें क्या होता है, we are having one CPU tower type of model, and to that a number of terminals are connected. और हर एक टर्मिनल जो है वो एक डम टर्मिनल है। जो हम ये कहते हैं कि डम टर्मिनल है, इसका मतलब है the terminal may not be having a CPU. It is merely having confined to a monitor and keyboard. तो अब ये सब जो है ये एक ही मशीन से कनेक्टेड हैं, और इस मशीन की कोई रैम होगी, तो आप या आपके फ्रेंड जो भी काम कर रहे हैं, से यू आर वर्किंग इन सी, somebody else is working in C++, somebody is doing some work in Java, all these programs are going to the same machine. तो इसकी रैम का सिनेरियो क्या होगा, रैम में भी हैविंग अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स रिसाइडिंग, एंड यू नो दैट कि एवरी प्रोग्राम नीड्स रैम फॉर इट्स एग्जीक्यूशन।
So obviously we may be having multiple programs residing in the memory, and mind it, not all the programs belong to the same user. Okay, it may be possible that one user might have submitted two programs, but other users have also submitted single program. So if we are assuming that four persons are working and one user has given two programs and remaining three of them have given only one program, so total 5 programs must be lying in the RAM. तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है जहां पे एक मशीन को हम शेयर कर पा रहे हैं, ये ट्रू सेंस में मल्टी यूजर मशीन है, ठीक है। तो यूनिक्स या लाइनक्स में आपको ये सुविधा मिलती है कि यू कैन हैव अ मशीन ऑफ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन एंड यू कैन कनेक्ट वेरियस टर्मिनल्स टू दिस मशीन। और जो सारे टर्मिनल्स हैं दे आर द डम टर्मिनल्स, DUMB, जैसे डेफ एंड डम होता है। Why it is dumb? Because it is not offering any local processing capacity. मतलब ये प्रोग्राम आपका कोई लोकल नहीं एग्जीक्यूट होगा। आप जावा में कर रहे हैं तो जावा का प्रोग्राम जाएगा यहीं। वो बात अलग है कि आपको मॉनिटर पे इंप्रेशन वैसे मिलेगा जैसे विंडोज पे मिलता है। तो ये एक मल्टी यूजर मशीन है, और ऐसे जो मशीन के लिए जो ओएस होगा, ऑब्वियसली वो जो सिंगल यूजर वाली मशीन है उससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि सिंगल यूजर वाली का जो मैनेजमेंट है इज डैम इजी। इट हैज टू मैनेज ओनली वन प्रोग्राम व्हिच हैज बीन सबमिटेड बाय अ सिंगल यूजर। But here what difficulty is, we are having multiple programs and all these programs have been submitted by different users. So obviously the job is complicated. So here the operating system will be a Unix or Linux type of operating system. तो ट्रू सेंस में अगर हम देखना चाहते हैं कि मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, सो यू कैन रिलाइज ओनली इन केस ऑफ यूनिक्स और लाइनक्स। तो आप जान रहे हैं कि यूनिक्स जो है फिर भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सब कंपनीज के लिए था। यू हैव टू पे मनी। ये बात अलग है कि मल्टीपल कंपनीज आर सेलिंग दैट प्रोडक्ट विद डिफरेंट नेम्स इन द मार्केट, तो इसलिए यू आर हैविंग अ कंपटीशन एंड दैट्स व्हाई rates are very reasonable in comparison to the product of Microsoft, because they have monopolized that entire market. So whatever price they are fixing for Windows, there is no other competition which is also producing Windows. So obviously you have to pay money as per their requirement. But in case of Unix, the competition was fairly enough. So we had the option of getting very cheaper options, cheaper Unix versions in the market. ठीक है। लेकिन लाइनक्स तो और भी अच्छा है, क्योंकि लाइनक्स जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि हमारे लिए वो फ्रीली अवेलेबल है। और केवल यही मतलब नहीं होता कि ये फ्रीली अवेलेबल है। ओपन सोर्स का मतलब ये भी होता है कि इसका सोर्स कोड भी आपको अवेलेबल है और इसका कोई कमर्शियल यूज आप नहीं करेंगे। यू हैव टू साइन द लाइसेंस। बिना लाइसेंस से कुछ नहीं होता। तो लाइनक्स में भी लाइसेंस होगा, लेकिन वो एक सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट होगा जहाँ पे you are giving this you are doing this agreement that if you are making any contribution in enhancing the Linux by just making some modification the source code of Linux, then you have to make that enhancement back to the society free of cost. You cannot commercialize it. आपने Linux में कोई existing जो setup है उसमें कुछ modification किया और उसको enhance कर दिया, उसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी, तो उसका मार्केट में आप पैसे से नहीं बेच सकते, क्योंकि आपको लाइनक्स जो है वो फ्रीली मिला है और उसमें एक एग्रीमेंट है आपका कि ये एक सोसाइटी की ओर से डेवलप जो है सॉफ्टवेयर है। तो इसमें फ्रीली आपको इसीलिए दिया ही गया है कि आप इसमें अगर कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो इसको फर्दर इनहेंस करेगा, एंड दैट कंट्रीब्यूशन यू हैव टू शेयर विद द रेस्ट ऑफ सोसाइटी। यू कैन नॉट कमर्शलाइज इट। हाँ, ये हो सकता है कि यू आर मेकिंग लाइनक्स एज ए operating system, you are using it, and the system where you are using it as a base operating system, you might and that application you can sell in the market, because that is not the contribution made by you in the Linux. Rather you are just using Linux as a end user for developing any software. तो जितने भी ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं इनका भी एक लाइसेंस है, इनके एथिक्स हैं कि आप इसको ये आपको फ्रीली इसीलिए दिया गया है कि अगर आप, क्योंकि ये इसीलिए इतना स्ट्रांग होता जा रहा है डे बाय डे, because those who are making use of Linux, they are making some contribution actively to this platform, and that's why we are having multiple societies formed for development of Linux, and that is why it is very rugged operating system which is freely available to us. The only thing which you have to abide is you cannot sell any enhancement to this Linux. You cannot make commercial use of this. ठीक है। तो I suppose it is clear. अब इसमें when we come to the architecture of the Unix or Linux, so you see the difference. You compare this diagram.
अगर आप इस डायग्राम को देखें और इस डायग्राम को देखें जो मैंने लाल रंग से टिक किया है, तो इनमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे कर्नल के ऊपर केवल एक सिंगल ऑर्बिट है शेल का, तो केवल एक ही यूजर जो है इससे कनेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ कर्नल के ऊपर वी आर हैविंग मल्टीपल शेल्स, ठीक है, मल्टीपल सर्कल्स आर देयर, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज पॉसिबल विच आई मेड इन द राइट मोस्ट साइड ऑफ योर स्क्रीन, कि जहाँ पे आपको एक सिस्टम दिखाया है और वहाँ पे बहुत सारे डम टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो अब ये जो शेल्स हैं, अब आई सपोज कि इट इज क्लियर दैट शेल इज बेसिकली मीन्स ऑफ कनेक्टिंग यूजर टू द कर्नल। और यहाँ पे शेल जो है डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, जैसे वो भी आपकी चॉइस है, जैसे बोन शेल है, BOURNE, बोन शेल। सेकेंड जो है सी शेल है। थर्ड जो है कॉर्न शेल है। फोर्थ जो है बैश है, बोर्न अगेन शेल। उसके अलावा RSH है, रिस्ट्रिक्टेड शेल। तो ये अलग अलग शेल्स हैं, हर शेल के अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स है, लेकिन इनका इन प्रिंसिपल फंक्शनिंग सबकी एक ही है कि दे हैव टू कनेक्ट द यूजर टू द कर्नल, ठीक है। तो वन विच वी आर यूजिंग ऑन उबंटू इज बैश, बोर्न अगेन शेल, ठीक है। इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली, तो इसको हम लोग यूज करते हैं। तो नाउ यू सी कि वी आर हैविंग डिफरेंट शेल्स एंड दैट्स व्हाई डिफरेंट यूजर्स आर कनेक्टेड। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट because of this shell only I will be getting dollar prompt on the screen where I can submit any command. So I may be working at this point and this shell has primarily connected me to the kernel, and because of that only I am getting this dollar prompt on the screen. तो ये डॉलर प्रॉम्प्ट मुझे इसीलिए मिल रहा है कि मैंने जो है यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है अपने आप को। अब इसके बाद इट इज आल्सो पॉसिबल दैट आई कैन टाइप बैश वंस अगेन, बैश करके एंटर किया, तो अब क्या होगा, फिर से मुझे डॉलर प्रॉम्प्ट मिल जाएगा इसके बाद। तो अपेरेंटली तो आपको लगा कोई अंतर ही नहीं पड़ा, लेकिन हुआ क्या कि आप पहले जो आपको डॉलर मिल रहा था वो इस वाले उसकी वजह से आपको मिल रहा था, और उसके बाद आपने बैश करके जब दोबारा से कमांड के रूप में इसको यूज कर लिया तो फिर से डॉलर मिला, अभी आपको ये मिल रहा है। और डॉलर तो आपको देगा ही देगा, क्योंकि शेल बेसिकली करता क्या, आपको प्रॉम्प्ट देता है सो दैट यू कैन टाइप एनी कमांड। तो आपको उसने प्रॉम्प्ट दिया और आपने वहां पे फिर से जो है बैश एक कमांड के रूप में दिया और एक और शेल स्टार्ट कर लिया। तो अभी आप कहाँ हैं, यहाँ पे। तो दिस डॉलर प्रॉम्प्ट यू आर गेटिंग बिकॉज ऑफ दिस शेल। और यहाँ पे भी आप कुछ एग्जीक्यूट कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे एग्जिट टाइप कर दिया, दैट मीन्स आई एम एग्जिटिंग फ्रॉम दिस शेल। तो अगर हम इस शेल से एग्जिट करेंगे तो आई कम टू दिस पॉइंट, अगेन आई गेट डॉलर प्रॉम्प्ट, उसके बाद तुरंत ही आपको डॉलर प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, क्योंकि अब आप इस शेल पे आ गए जो पेरेंट शेल है। अब अगर यहाँ पे फिर से आप एग्जिट कर देंगे तो यू आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम द कर्नल, तो आप कर्नल से डिसकनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको मल्टीपल, अगर हम ये कहते हैं कि 10 जो है यूजर्स कर्नल पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है मिनिमम 10 शेल जरूर काम कर रहे होंगे। और मिनिमम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी व्यक्ति ने एक से ज्यादा शेल को चला रखा हो। उसने एक शेल से उसको कनेक्ट हुआ, उसके बाद उसने एक शेल कमांड के रूप में चलाया, फिर वहां उसने फिर से कमांड के रूप में चलाया, तो एक और सर्कल बन गया और अब यहाँ पे वो काम कर रहा है। तो minimum 10 shells must be working when 10 users are connected to the system, but they may be more because one user might have started 2 or 3 shells, so it is also possible, but कम से कम 10 जरूर होंगे। तो इज इट क्लियर कि हमारे पास ये कंसेप्ट है कि कर्नल होता है, हार्डवेयर है और शेल है। और शेल को नॉर्मली ये नहीं माना जाता कि इट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बट इट इज सो इसेंशियल because it is the basic means of connecting you to the kernel that we almost treat it as if it's a part of operating system. Otherwise core of operating system is always said to be kernel, वो कर्नल ही है जो उसका कोर है, जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। बट उस कर्नल को हम इंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, थ्रू शेल। तो शेल आपको एक तरीका देता है कि यू कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू कर्नल, और आप कैसे देंगे, इन द फॉर्म ऑफ कमांड्स। So these commands are having predefined syntax. That syntax you need to follow, and based on that syntax you have to correctly type the command. Or what is command actually? Every command is nothing but a special program which is written for performing a specific operation. जैसे copy to perform the copy operation, ठीक है, move to perform the moving operation, transferring contents from one file to another file, ठीक है, rename एक फाइल का नाम बदलने के लिए। तो ये बहुत सारी कमांड्स हैं, और ये कमांड बेसिकली क्या है, दे आर द नेम्स ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एनी प्रॉब्लम इफ यू आर हैविंग सो फॉर वट एवर वी हैव डिस्कस, यू कैन रेज योर क्वेरी।
और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि मैंने जैसे यहाँ पे अपने सिस्टम को बूट कर रखा है, ये इसमें देखिए प्रॉम्प्ट आ गया मेरा, और इस प्रॉम्प्ट पे इफ आई एम स्टार्टिंग, जैसे अगर यहाँ पे मैं एक कमांड, वैसे कमांड यू मे नॉट बी नोइंग टिल नाउ क्योंकि ये तो डिस्कस नहीं किया, आप यहाँ पे देखें जब मैंने PS स्टैंड फॉर प्रोसेस स्टेटस कि कौन से प्रोसेस मेरे यूजर आईडी पे चल रहे हैं, तो आप देखिए कि बैश चल रहा है। बैश की वजह से ही मुझे ये प्रॉम्प्ट मिल रहा है जो यहाँ मैंने हाईलाइट किया है ब्लैक कलर में, या ये नीचे भी जो आपका यूजर एट उबंटू ये लिखा हुआ है, ये प्रॉम्प्ट व्हाई आई एम गेटिंग बिकॉज बैश इज स्टार्टेड एंड बैश हैज गिवन मी दिस प्रॉम्प्ट। अब उसके बाद अगर मैं फिर से एक बैश दे दूं तो एक बैश और स्टार्ट हो गया, जैसे मैंने उसमें सर्कल के ऊपर सर्कल दिखाया था। अब नाउ इफ यू गिव PS तो यू सी कि वी आर हैविंग 2 लाइंस नाउ। पहला वाला जो बैच है उसकी आईडी क्या थी, हर प्रोग्राम की एक आईडी होती है, हर प्रोसेस की एक आईडी होती है जिसे कहते हैं PID, प्रोसेस आईडी। तो दिस इज द प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ माय बेस shell which has basically connected me to the kernel, and the ID is 3636. Now bash also I started by just giving bash command, so now another one is started and that entry is also reflected over here in the second PS command, and here the PID is 3648। ये दूसरा शेल है जो एक शेल के ऊपर और स्टार्ट हुआ है, सर्कल के ऊपर सर्कल, जैसे आपको इस डायग्राम में दिखा रहा हूं ना मैं, ये सर्कल है, उसके ऊपर एक और सर्कल यहाँ पे है, तो सर्कल के ऊपर सर्कल है। तो वैसे ही यहाँ पे इसमें अब अगर सपोज इफ आई एम गिविंग एग्जिट, सो व्हाट हैपेंड, आई हैव कम आउट ऑफ माय आउटर मोस्ट बैश, मैं उस बैश से बाहर आ गया। तो अगर इफ आई एम गिविंग PS तो सी वंस अगेन आई हैव रिटर्न बैक टू दिस बैश, नाउ ओनली वन बैश व्हिच हैज कनेक्टेड मी टू द कर्नल। अब फिर से अगर मैं एग्जिट दे दूंगा तो दिस बैश विल आल्सो बी क्विट, एंड सिंस इट इज वी आर एग्जिटिंग फ्रॉम दिस बैश सो विल बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिस मशीन, तो हम कर्नल से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे अगर इफ आई वंस अगेन आई एम गिविंग एग्जिट सो आई एम डिस्कनेक्टेड। ठीक है, तो हमने ये देखा कि बैश जो है बाय डिफॉल्ट हमारे लिए स्टार्ट होता है और हमें प्रॉम्प्ट मिलता है, लेकिन बैश एक कमांड की तरह भी हमारे लिए अवेलेबल है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वो आप अगर आपने बैश को 2 बार एग्जीक्यूट किया तो आप देखें कि आपका बेसिकली सर्किल के ऊपर सर्किल के ऊपर सर्किल, एक सर्किल तो डिफॉल्ट था जिसकी वजह से आपको ये पहला प्रॉम्प्ट मिला, दूसरा बैश आपने जब चला लिया तो एक सर्किल और स्टार्ट हो गया और उसकी वजह से आपको ये प्रॉम्प्ट मिल रहा है, फिर आपने एक बैश और एग्जीक्यूट किया उसकी वजह से आपको ये प्रॉम्प्ट मिल गया। अब अगर मैं यहाँ पे PS कमांड दूं, so you look at that we are having 3 बैशेस, और अभी हमें करंटली कहाँ पे हैं, जो सबसे आखिरी में जो हमने दिया है उसी पे हैं, मतलब ये वाले पे 3716 पे। तो अब अगर मैं एग्जिट करता हूँ तो वंस अगेन यू चेक, तो आपका एक बैच खत्म हो गया 3716 वाला। नाउ वी आर हैविंग 3706 एंड 3695। तो बेसिकली 3695 वाज द ओरिजिनल वन व्हिच वाज बाय डिफॉल्ट स्टार्टेड फॉर मी एंड दैट हैज कनेक्टेड मी टू द कर्नल। तो अब अगर मैं फिर से एग्जिट करता हूँ तो दैट मीन्स नाउ आई हैव come out of this bash also. So if I am giving PS command, so only one BS is left, one bash is left, and here too if I am giving exit, so I'll be disconnected. So I suppose this is okay to understand कि how it is possible that इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर 5 लोग काम कर रहे होंगे तो कम से कम 5 शेल चल रहे होंगे। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि कम से कम 5 से ज़्यादा हो सकते हैं, किसी यूज़र ने एक से ज़्यादा चला रखा होगा, लेकिन ये तो श्योर है कि अगर किसी यूज़र ने एक से ज़्यादा नहीं चलाया तो कम से कम 5 जरूर होंगे, तभी तो 5 यूज़र जो है कर्नल से कनेक्टेड है। ठीक है, और हर यूज़र का जो शेल है वो जिस टर्मिनल पे बैठा है उस पे ही उसका प्रॉम्प्ट आ रहा है। एवरीबडी इज हैविंग दिस इंप्रेशन एज इफ इट्स अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर हैविंग बूटेड विद लाइनक्स, और आप जो काम कर रहे हैं वो हो रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि इंटरनली क्या हो रहा है कि जो ये मशीन का कॉन्फ़िगरेशन है इधर, जिसको मैं एनसर्किल कर रहा हूँ रेड कलर से, ये जो मैं कॉन्फ़िगरेशन जो कर रहा हूँ, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखिए तो यहाँ पे यही वो कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ बहुत सारे लोग अलग अलग टर्मिनल्स पे काम कर रहे हैं और सबके काम जा कहाँ रहे हैं, इस सिंगल मशीन में। सो विल सी सम मोर concepts about the same tomorrow, just to have the fundamental knowledge about operating system, and after that we'll resume the practical operation of Linux. So I'm ending my lecture here only. If you are having any query you can ask, and otherwise I'll just close this session because
we are having today Saraswati Puja in the lawn of university, as today is Basant Panchami by the way. So is it okay? Should I close the session? Okay, sir. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, Thank you, sir. Okay. Thank you so much, sir. Recording sir. okay.